नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स के अंदर। आज हम लोग लेसन नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व, आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। बात करें चुंबकत्व की तो लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। और चुंबक क्या होता है, वे पदार्थ जो लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबक कहते हैं। इसके बाद बात करें, चुंबक दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम चुंबक। हम लोग बात करें सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की, तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो चुंबकी की भांति व्यवहार करते हैं। की भांति व्यवहार करेंगे, चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट, ठीक है, जिसका सूत्र क्या है, Fe3O4। ये क्या करता है, प्रकृति में पाया जाता है। तो आगे बात करें तो दूसरा प्रकार है कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, ठीक है। और पहला होता है स्थायी चुंबक और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। और हम लोग आप बात करें इसके अंदर स्थायी चुंबक की, वे चुंबक जिनके चुंबकत्व को आसानी से, वे चुंबकत्व सॉरी वे चुंबकत्व वे चुंबक जिनके चुंबकत्व को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। और और यह एलनिको मतलब एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट के बने हुए होते हैं। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, वे चुंबक जिनके चुंबकत्व को आसानी से समाप्त किया जा सके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। और ये नरम लोहे या परमेलोई के बने होते हैं, ठीक है। परमेलाई के क्या होते हैं, बने होते हैं। या तो किसके बने होंगे, नरम लोहे के, या परमेलाई के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो इसको हम लोग आगे बात करें तो अगली टॉपिक है इसमें चुंबकीय याम्योत्र, भौगोलिक याम्योत्र। चुंबकीय याम्योत्र की आपको परिभाषा याद रखनी है और भौगोलिक याम्योत्र की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को, ठीक है, हम लोग चुंबकीय याम्योत्र कहेंगे। और भौगोलिक याम्योत्र, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को भौगोलिक याम्योत्र कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को तो हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्र कहेंगे। और भौगोलिक, जो पृथ्वी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को हम लोग क्या कहेंगे, भौगोलिक याम्योत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आगे इसमें बात करें तो चुंबक के गुण। चुंबक का गुण होता है आकर्षण प्रकृति का, चुंबक का गुण होता है। चुंबक का ही गुण दिशा निर्देशन का होता है। मैं बात करें यहाँ से देखें हम लोग, तो सबसे पहले ध्यान रखो चुंबक के गुण। और चुंबक के गुण के अंदर सबसे पहले है चुंबक की आकर्षण प्रकृति। चुंबक में लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। और चुंबक के दोनों सिरों पर आकर्षण प्रकृति सर्वाधिक व मध्य में आकर्षण प्रकृति क्या होती है, न्यूनतम होती है। इस बात का आपको पता होगा। जहां चुंबकत्व का गुण अधिक होता है वे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। मतलब जहां पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होगा वहां क्या कहलाएगा, उसे हम लोग चुंबक के ध्रुव कहते हैं। दूसरी बात, चुंबक लोहे, निकिल, कोबाल्ट तथा इस्पात को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुंबक क्या करेंगे, लोहे को, निकिल को, कोबाल्ट को, इस्पात को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद दिशा निर्देशन का गुण। चुंबक क्या बताती है अपने को, दिशा भी बताती है। जैसे देखो इधर, जब किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो जाए, लटका दिया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण में ठहर जाती है। अर्थात चुंबक में दिशा निर्देश का गुण पाया जाता है। हमेशा चुंबक क्या होगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होगी, ठहरेगी। जो ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर ठहरता है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे, तथा जो भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर ठहरता है उसे हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करें। आगे बात करें हम लोग तो पानी के जहाज चुंबक के दिशा निर्देशन गुण पर आधारित होते हैं। अब समुद्र में जहाज चला गया, पता नहीं कौन सी दिशा क्या है, किधर कौन सी दिशा है, तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
नाविक या जहाज जो भी है वो वहाँ का आदमी मतलब जहाज में है जो चुंबक निकालेगा, चुंबक को स्वतंत्रता लौटाएगा और लटकाने के बाद चुंबक जिस दिशा में ठहरेगी, ठीक है, तो एक उत्तर दिशा होगी, दूसरी क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, आगे बात करें हम लोग ध्रुव के मध्य युग्म की उपस्थिति। ठीक है, जब किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग में दो ध्रुव बनते हैं तथा एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं। जैसे हम लोग किसी चुंबक को काटेंगे तो चुंबक को काटने में कितने ध्रुव बनेंगे, दो ध्रुव बनेंगे, फिर उसको काटेंगे तो बाद में फिर क्या बनेंगे, दो ध्रुव बनेंगे। ठीक है, इसलिए एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति समान ध्रुव प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन और एक दूसरा क्या होता है, एस। मतलब एन और एन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, एस और एस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। एन और एस के अंदर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, और एस और एन भी क्या करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण होगा इनमें, और इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो प्रभावकारी लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक के जो दोनों ध्रुव है उनके मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावकारी लंबाई कहेंगे। इसे स्मॉल एल द्वारा दर्शाया जाता है। यह वास्तविक लंबाई की 5/6 गुणी होती है। ये बात आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए कि चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो अपनी वास्तविक लंबाई क्या होती है, 5/6 गुनी होती है। कहने का मतलब ये है यहाँ से कि मान लो कोई चुंबक अगर 6 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर लंबा है तो उसके अंदर अगर मैं इसका बात करूंगा चुंबक की वास्तविक लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रभावकारी लंबाई बताओ क्या होगी। तो प्रभावकारी लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसको 5/6 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसकी प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई इसे हम लोग स्मॉल एल के द्वारा कहते हैं। तो इस जो भी है अपने पास 6 सेंटीमीटर को हम लोग 5/6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका मतलब इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब आधा सेंटीमीटर इधर से कम और आधा सेंटीमीटर इधर से कम, प्रभावकारी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगी। कहने का मतलब ये आपको ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही है प्रभावकारी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो आगे बात करें ध्रुव प्रबलता। चुंबक के ध्रुवों के द्वारा लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। मतलब चुंबक के ध्रुवों के द्वारा लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता, मतलब कितनी क्षमता के साथ क्या किसी लोहे को चुंबक खींच रही है, वही क्या इसकी ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे स्मॉल एम द्वारा दर्शाया जाता है। प्रभावकारी लंबाई को हम लोग स्मॉल एल के द्वारा दर्शाएंगे और यहाँ पर ध्रुव प्रबलता को हम लोग स्मॉल एम के द्वारा दर्शाएंगे। स्मॉल एल और यहाँ क्या है, स्मॉल एम है। अब इसका मात्रक एम्पियर गुणा मीटर होता है। ठीक है, किसका, ध्रुव प्रबलता का मात्रक। तो ध्रुव प्रबलता के इसके बाद देखो मान लो ये कोई चुंबक है अपने पास में, चलो इसको मैं आपको जूम करके दिखाते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जूम करें इसको, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मान लो ये एक अपने पास चुंबक है, ठीक है, और इस चुंबक के अंदर इसकी ध्रुव प्रबलता m है, इसकी क्या है m, ये n सिरा, ये क्या है s सिरा है, ये इसकी x अक्ष है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। चुंबक को x अक्ष से दो भागों में काटने पर उसकी ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती है। अब देखो आधी कैसे होगी, मान लो मैं यहाँ से x अक्ष से दो भागों में काटा, इसका मतलब दो भागों में काटने पर यहाँ से बताओ क्या बना, एक हिस्सा ये ऊपर का रहा और एक हिस्सा का रहा ये नीचे से रहा। और आपको पता है अगर कुल m है तो ये आधी हो गई, तो m/2 इधर और m/2 इधर रही। अब इसके बाद बात करूं, अब देखो यहाँ से इसकी यहाँ से यहाँ तक प्रभावकारी लंबाई तो वही स्मॉल एल ही है, प्रभावकारी लंबाई तो इसके अंदर स्मॉल एल ही है। अब देखो बात करें यहाँ से तो आगे देखो हम लोग क्या, और निरक्ष से काटने पर
निरक्ष से काटने प्रभावकारी लंबाई की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो निरक्ष से काटने पर ध्रुव की प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग x अक्ष से काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये पूरे m थी तो क्या हो गया m/2 और नीचे भी क्या हो गया m/2 हो गई, लेकिन प्रभावकारी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार हम लोग आगे इसमें बात करें तो देखो यहाँ से निरक्ष से काटने, मान लो हम लोग निरक्ष से इसको काट दिए चुंबक, तो निरक्ष से काटने ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी भी m और इसकी भी क्या है m है, और बाद में फिर दो ध्रुव बन गए और दो ध्रुव बने, ये s बन गया और क्या बन गया n। चलो, विचुंबकन, जब किसी चुंबक को बार बार गिराया जाता है या उसे पीटा जाता है, ठीक है, या गर्म किया जाता है तो चुंबक का चुंबकत्व धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त मतलब कहने का मतलब है उनमें चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और चुंबकत्व का गुण अगर समाप्त हो गया, जिससे ही हम लोग क्या कहेंगे, विचुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विचुंबकन हम लोग कहते हैं। आगे बात करें, चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। कुछ पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी, सोना और चांदी। ये चुंबक के क्या होते हैं, प्रतिकर्षण का गुण रखते हैं, तो चुंबक से क्या भागते हैं, दूर भागते हैं। कहने का मतलब चुंबकीय प्रेरण, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ रहे हैं, चुंबक के गुण पढ़ रहे हैं, चुंबक किस प्रकार गुण रखती है। जब किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं तो वह प्रेरण के प्रभाव के कारण उस पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा पदार्थ अपने पास जिसमें चुंबक है, हम लोग किसी पदार्थ के पास लेके गए, ठीक है, अगर उसमें भी अगर चुंबकत्व का गुण पैदा हो जाता है, ठीक है, तो वो पदार्थ क्या, उससे हम लोग क्या कहें, चुंबकीय प्रेरण हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो अपने किसी को देखकर अपने को गुस्सा आ जाए, तो उसमें पहले गुस्सा था, हमें गुस्सा आ गया। कहने का मतलब ये है ना, मान लो कोई आदमी पहले से अपने ऊपर गुस्सा हो रहा है, बाद में उसको देखकर अपन भी गुस्सा आ गए, ठीक है, तो यही क्या है, मतलब एक को, मतलब जब किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो प्रेरण के प्रभाव के कारण उस पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण लोग कहते हैं। चुंबकत्व लोहे में निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण की हो, ठीक है। अब देख कैसे, लोहे व चुंबक में निश्चित जो प्रति अपने क्या परीक्षण है वो प्रतिकर्षण का ही माना जाता है। क्यों माना जाता है प्रतिकर्षण का, कारण क्या है, देखो इधर, लोहा एवं चुंबक में विभेदन करने के लिए किसी अन्य चुंबक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लोहा और चुंबक के अंदर क्या करते हैं, विभेदन करने, मतलब लोहा कौन और चुंबक कौन है, इसको अलग अलग दर्शाने के लिए हम लोग किसी अन्य चुंबक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लोहा चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगा, लोहा क्या होगा, चुंबक के दोनों ध्रुवों के आकर्षित होगा। जबकि बात करें चुंबक केवल असमान ध्रुव की ओर क्या होगी, वो आकर्षित होगी, जबकि समान ध्रुव आते ही क्या होगा, वो प्रतिकर्षित हो जाएगी, ठीक है। इसलिए प्रतिकर्षण ही क्या है, एक प्रकार का मजबूत परीक्षण का क्या है, यहाँ से उपाय है अपने पास। चलो, अर्थात निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण ही है, ठीक है। लोहे और चुंबक के अंदर डिफरेंस बताने के लिए केवल और केवल हम लोग प्रतिकर्षण से ही बता सकते हैं कि लोहा है या चुंबक है। चलो अगर देखें हम लोग, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कुलामीय बल। चुंबक के दो ध्रुव ले लिया, मान लो पहला एन ध्रुव इधर है और दूसरा ध्रुव क्या है, एस ध्रुव इधर है। ये दो चुंबक ले लिया और ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर दोनों स्थित है। अब देखो ये M1 और इसकी क्या है, ध्रुव प्रबलता M2 है, दोनों की ध्रुव प्रबलता हम लोगों ने M1 और M2 मान ली। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़े, आपको दिखाई दे रहा होगा, माना दो चुंबक किसी जिनकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, स्मॉल m2 है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है, लगने वाला बल। अब देखो इनके बीच में लगने वाला बल ध्रुव प्रबलता m1 व m2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल m1 व m2 के क्या होगा, समानुपाती होगा। साथ ही इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अपने को पता। अब देखो जैसे मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा तो F समानुपाती
m1/m2/r का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जैसे ही समानुपात इस तरह घटाते हैं तो क्या आता है बीच में, यहाँ से क्या निकल के आता है, एक कांस्टेंट निकल जाता है जिसे हम लोग के एम मान ले। क्या मान ले? के एम। एफ बराबर के एम m1m2/r का स्क्वायर। और जहां के एम का मतलब होता है अपने पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और जिसका मान होता है 10⁻⁷ के बराबर। हम लोग जैसे ही इसका उपयोग करते हैं तो एफ का मान कितना निकल के आया, जैसे ही मैं यहाँ रखता हूँ एम का के एम का मान, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, m1m2/r का स्क्वायर। और यही चीज हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? कुलाम्य बल के अंदर। कहाँ पढ़ी थी? कुलाम्य बल के अंदर, जहां पर दो आवेश, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश, दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, उनके बीच की दूरी कितनी स्मॉल r होती है, और वहां पर एक का आवेश q और दूसरे का क्या होता है q1 और q2, तो वहां पर भी कुलाम्य बल काम करता है, लेकिन वहां स्थिरांक क्या आता है? k आता है, ठीक है। ये m मैंने किसके मैग्नेट के लिए लिया, इसमें km लिख दिया वहां पर, और सीधा सीधा के लेते हैं हम लोग वहां पर k लेते हैं, ठीक है। और k का मान वहां पर 9 × 10⁻9 होता है, और यहाँ पर k का मान कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर अंकों में जो k का मान होगा 10⁻⁷ होगा। ये अपने को याद रखना है, न्यूमेरिकल करने में क्या आएगा? अपने काम आएगा, ठीक है। चलो लो आगे बढ़े। ये सूत्र अपने पास कौन सा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल का सूत्र है। चलो हम लोग आगे बढ़े। तो चुंबकीय इकाई ध्रुव, चुंबकीय इकाई ध्रुव का मतलब क्या है? देखो यहाँ से, यदि दो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव का परिमाण क्या समान होना चाहिए, ध्रुव परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। मान लो दो ऐसे ध्रुव है जिनका परिमाण क्या है? समान है, कहने का मतलब ये है, और वो दोनों ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर क्या है? वो स्थित है, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर क्या है? वो स्थित है। तो अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्यरत हो तो चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य 10⁻⁷ न्यूटन का अगर बल लगता है, ठीक है, तो दोनों ध्रुव होंगे, उन ध्रुवों को हम लोग इकाई ध्रुव के नाम से जानेंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा, ठीक है। यहाँ से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, m1 और m2 बटे नीचे कितना r का स्क्वायर। और अगर इनके बीच की देखो, मतलब इनका मान भी कितना हो, एक समान परिमाण है, मान लो 1 1 1 मान लिया मैंने, तो जैसे इनको 1 1 1 रखा तो 10⁻⁷ न्यूटन के रूप में प्राप्त उत्तर होता है। चलो हम लोग आगे बढ़े। चुंबकीय द्विध्रुव, जब किसी चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, रखा जाएगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। इस नियम पर आधारित सभी युक्तियां चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या होगा? उसकी ओर संरेखित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लो ऐसा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है, और मैं इस मदद चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबक लाऊंगा तो वो क्या होगा? इसकी दिशा में क्या हो जाएगा? वो घूम जाएगा। कहने का मतलब ये। अब देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मेन बात ये है। अब देखो किसी चुंबक की उत्तरी ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। किसी चुंबक की उत्तरी ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं? चुंबकीय आघूर्ण द्वारा कहते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रभावकारी लंबाई और ध्रुव प्रबलता के गुणनफल को हम लोग किसके द्वारा दर्शाएंगे? चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा, कैपिटल एम के द्वारा हम लोग लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ से, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ से बात करें तो इसका मात्रक होगा, वो होगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है।
उसके बाद बात करें ये एक सदिश राशि होती है। साथ ही इसकी दिशा की बात करूं तो इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होती है, इसकी दिशा मानी जाती है। चलो आगे हम लोग बात करें लूप का चुंबकीय गुण। किसी लूप का क्या माने हम लोग, चुंबकीय गुण। मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई लूप रखा है, लूप का चुंबकीय गुण क्या, किसी लूप का चुंबकीय आघूर्ण उसमें फेरों की संख्या n का काट क्षेत्रफल a तथा बहने वाली धारा I के गुणनफल के तुल्य होता है। ये सूत्र आपको याद रखना, m बराबर I, और सीधा याद रख लो m बराबर नाई। ठीक है, तो अपने को याद भी रह जाएगा। इसके मात्रा की बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। मान लो को तार है, ठीक है, इसके अंदर I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कुंडलियां की संख्या n है, और ये क्या है यहाँ से काट क्षेत्रफल a है। किसका, तार का क्षेत्रफल है, काट क्षेत्रफल। चलो मुख्य बिंदु के अंदर हम लोग पहले बात करें, यदि किसी चुंबक को x से दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो x से क्या कर दें, दो भाग में विभाजित कर दें। देखो यहाँ से अगर दो भागों में विभाजित किया मैंने मान लो, तो यहाँ से एक भाग ये और दूसरा भाग, ठीक है। अगर ये पूरा पहले m था तो ये m बटा 2 और ये भी क्या हो गया m बटा 2, लेकिन इसकी प्रभावकारी लंबाई में कोई चेंजेज नहीं आएगा। ध्यान रखने की बात ये है। दूसरी बात, चुंबक आघूर्ण की बात करूं तो चुंबकीय आघूर्ण पहले बताओ क्या होगा, यहाँ से m बराबर स्मॉल m गुणा l रहेगा। समीकरण 1 नाम जिस लोगों ने दे रखा है। जैसे हम लोग इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, तो विभाजित करने के बाद देखो यहाँ से मैं m डैश की बात करूं तो यहाँ से बताओ अब इसकी स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा, m बटा 2। m डैश का मान कितना आ गया, m बटा 2। m डैश किसको माना मैंने, ध्रुव प्रबलता को, जो किसके बराबर है, स्मॉल m बटा 2 के बराबर है। चुंबकीय आघूर्ण की बात करें हम लोग तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर m डैश बटे स्मॉल l हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल M बटे स्मॉल m हो जाएगा। चलो ये स्मॉल m डैश है, ये कैपिटल M डैश है, नए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण है और ये क्या है यहाँ पर ध्रुव प्रबलता है। चलो बात करें हम लोग इसके आगे, जैसे मैं यहाँ से स्मॉल m डैश का मान रखता हूँ, इसके अंदर बताओ क्या आएगा, m डैश बराबर m बटा 2 गुणा l, और जैसे मैं यहाँ पर रखूं तो m डैश बराबर को दिखाई देगा, इसको मैं बताओ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक कैपिटल M लिख सकता हूँ। ठीक है, और कैपिटल M बटा 2। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से सीधी सीधी बात हो गई भाई, पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। चलो निरक्ष से दो भागों में काटेंगे, निरक्ष से दो भागों में काटेंगे, m के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबाई क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। जैसे मैं लंबाई की जगह मान रखूंगा तो ये भी क्या आएगा, मेरे पास आधा प्राप्त हो क्या आएगा। ये डेरिवेशन हम लोगों ने खूब पढ़ रखे, खूब कर रखे हैं, और आप लोगों ने आसानी से निकाले थे उस। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करें, यदि मध्य में 60 डिग्री मोड़ दिया जाए, तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने खूब पढ़ा है, यहाँ से 60 डिग्री हम लोग मोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री मोड़ दिया तो ये l बटा 2 और l बटा 2 करके, और अगर ये समान है, ये समान है, तो तीसरी भी क्या हो जाए, ऑटोमेटिक समान यहाँ से, क्योंकि कोण कितने का बना, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, जिससे l बटा 2 ये आएगी। और जैसे मैं यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान रखूंगा तो m डैश का मान m बटा 2 ऐसे प्राप्त अपने पास होगा। खूब कराता हम लोगों ने, आप रिवीजन करना है इसका, ढंग से नोट्सों को देखना, पढ़ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलो यदि चुंबक को समान भुजा की यू आकृति में बदल दिया जाए, क्या कह रहा है, समान भुजा की यू आकृति में बदल दो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो पहले इसकी लंबाई पूरी l थी, तो यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू l रहा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ से मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसको यू आकार में मोड़ दूं, इसका मतलब पहले मतलब ये l बटा 3, ये भी l बटा 3, और ये भी कितनी रहेगी, l बटा 3 रहेगी। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा। अब बात करें यहाँ से, ये n है, ये भी n है, n और s सीधा दो सिरे हैं, इसकी स्मॉल m और इसकी भी स्मॉल m, कौन, ध्रुव प्रबलता है। अब बात करें यहाँ से, देखो तो लंबाई बताओ क्या हो गई, यहाँ से l बटा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं सीधी सीधी, अगर ये
L/3 है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी। अब देखो कहने का मतलब ये है यहाँ से तो ये स्मॉल m, ये स्मॉल m हो गया और यहाँ से n सी रहा है यहाँ पर और यहाँ पर s सी रहा है। सीधी सीधी बात करो उसमें सीधी ये इस दोनों ध्रुवों की है ना, और ये स्मॉल m, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है L/3 है, कहने का मतलब ये है। सीधा सीधा हम लोग बात करें दोनों के बीच में ध्रुव प्रबलता की तो सूत्र चुंबकीय आघूर्ण बताओ क्या निकल के आएगा। चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर स्मॉल m इंटू बीच की दूरी, और बीच की दूरी की कितनी है यहाँ से L/3 रख दिया। इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m इंटू एल का मतलब क्या होगा कैपिटल m से रहा, तो कैपिटल m डैश बराबर क्या बना कैपिटल m/3, मतलब पहले का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा अगर हम लोग यू आकार में इसको मोड़ दे तो। चलो यदि चुंबक को मोड़कर अर्धवर्त बना दिया जाए, क्या बना दिया है तो तोड़ मोड़ के अर्धवर्त बना दे हम लोग मोड़कर, तो देखो यहाँ से पहले ये भाई ml थी, मोड़ दिया तो देखो यहाँ से इनके बीच की दूरी की बात कर रहे हूँ, यहाँ से r और यहाँ से r तो कितनी बनी 2r बनी l डैश का मान, और जैसे मैं इनके बीच की बात करूँ तुम्हारे सामने तो ये 2r बना और m डैश बराबर 2mr के रूप में प्राप्त हो। चलो आगे देखिए इसमें तो देखो परिधि हम लोग जानते हैं क्योंकि मुझे तो L से मतलब R से तो मतलब है ही नहीं, तो L परिधि बराबर कितनी होती है और अर्धवर्त की परिधि क्या होती है पाई R, और पाई R किसके बराबर L के बराबर, तो R का मान ज्ञात करूंगा तो L बट्टा क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा, और जैसे ही मैं वहां पर रखूंगा तो मेरे पास M डैश का मान बोलो कितना प्राप्त होगा 2 इंटू ML बटे पाई, क्योंकि मैंने R का मान रख दिया, ठीक है 5 से, और रखने पर बताओ टोटल क्या बना M डैश बराबर ये ML किसके बराबर है कैपिटल M के बराबर, और नीचे कितना है पाई, कितना रह जाएगा अगर मैं अर्धवृत्त में मोड़ दूं तो। आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छी प्रकार से पहले भी हम लोग कर चुके। चलो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो किसी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे और चुंबकीय आघूर्ण किसी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक लूप की भांति क्या करता है व्यवहार करता है, इसकी बात व्यवहार करेगा लूप की भांति यहाँ से व्यवहार करता है। अब देखो यहाँ से अब लूप में कोई चक्कर लगा रहा है तो लूप के लिए कैपिटल M बराबर क्या होता है नाई, थोड़ी देर पहले बताया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बात करें n, मान लो फेरा एक ही है लूप में तो n बराबर क्या है 1 है, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर a और i हो गया, ठीक है बात मेरी। और मैं बाद में I बराबर Q अपॉन T, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, और Q का मतलब इसमें किससे इलेक्ट्रॉनों से, मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ E रख सकता हूँ, ठीक है। तो Q बराबर ने E रखा यहाँ से तो I का मान E अपॉन T मिला, और T अगर समय की बात करूं तो चारों तरफ की बात करें तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। और ये अगर मैं यहाँ से T का मान निकालू सबसे पहले तो दूरी कितनी तय करेगा 2 पाई के बराबर, तो 2 पाई R के बराबर जो कि गैस की परिधि है, ठीक है। और वेग मान लो V है तो ये वेग V है, तो दूरी बटा चाल किसका सूत्र आ गया यहाँ से ये समय आ गया, ये क्या आ गया यहाँ से समय। और जैसे ही मैं इसमें समय का मान रखता हूँ तो मेरे पास T और समय का मान रखने पर मेरे पास क्या प्राप्त हुआ यहाँ से I बराबर E अपॉन 2 पाई R अपॉन V, और V ऊपर गया तो ये मेरे पास बचा। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे और 1 में रखने पर मेरा उत्तर अब देखो यहाँ से A चाहिए, और A मतलब वृत्त का क्षेत्रफल से रहा, और वृत्त का क्षेत्रफल यह आ जाएगा, और अपना जो मेन आंसर मिलेगा वो मिलेगा M बराबर 1/2 EVR के बराबर, और EVR यहाँ से W बराबर V बटे R होता है, ये अपने को सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से V का मान रखेंगे W इंटू R के रूप में, तो R स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने खूब अच्छी प्रकार से लिखी है, पढ़ी है, जानी, एक बार रिवीजन में चीज अपने को आ गई होगी आप। चलो एक बोर मैग्नेट्रॉन की हम लोग बात करें तो एक बोर मैग्नेट्रॉन समीकरण 4 की बात करें, इस समीकरण 4 के अंदर मैं एम ई से क्या करता हूँ ऊपर नीचे गुणा भाग किया है मैंने, और जैसे मैंने एम से ऊपर नीचे गुणा भाग किया तो एम वी आर बना और नीचे एम ई बना। एम वी आर किसके बराबर वी नो हम जानते हैं एच अपॉन 2 पाई, एम वी के बराबर क्या होता है एच अपॉन 2 पाई। और जैसे मैं समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखता हूँ तो मेरे पास ये मिलता है एम बराबर
1/2 E/m/e, ठीक है, गुणा h/2 पाई। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी राशियां क्या है, कांस्टेंट राशि हैं। और मैं इन सबका जब मान रखता हूँ तो मेरे पास जैसे ही मैंने सबका मान रखा और सबका मान रखने के बाद मेरे पास उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 9.24 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये मुझे याद रखने की आवश्यकता है, कहीं कंपटीशन एग्जाम सीधा पूछा जाता है। चलो सबसे पहले, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान 9.27 गुणा 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है, तो वह 1 BM मतलब 1 बोर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। इस परिभाषा को आप लोग याद रख लें, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, 1 बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। उसका जवाब हम लोग क्या लिखेंगे, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु है उसकी अगर प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान अगर 9.27 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर, ठीक है, होता एम्पियर स्क्वायर होता है, तो उसे हम लोग 1 बोर मैग्नेट में जानते हैं। चलो आगे बात करें, हम लोग अपना चैप्टर चल ही रहा है चुंबकीय द्विध्रुव, हम लोग क्षण चुंबकीय गुणों के बारे में बात कर ले। चुंबकीय गुणों तो हम लोग देखे, इसी खूब सारे गुण हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं क्या है। क्षण चुंबकीय गुण हम लोगों ने खूब डिस्कशन किया, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। क्षण चुंबक देखो यहाँ से, सबसे पहले हम बात करें क्षण चुंबकीय गुण। चलो देखो, क्षण चुंबक में उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव खूब देखा हम लोगों ने। और चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, हम लोगों ने देख लिया। दूसरी बात, क्योंकि चुंबक को तोड़ेंगे बाद में, काटेंगे फिर NS बनेगा, फिर काटेंगे फिर NS बनेगा, मतलब चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, देखा हम लोग। चुंबक को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक प्राप्त होता है। ये देखो पूर्ण चुंबक ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें N और S अलग अलग नहीं हुए। चुंबक को शून्यतापूर्वक हटाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। ठीक है, चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। हम लोगों ने देखा चुंबक में लोहे चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। यदि लोहे की वस्तु को चुंबक के संपर्क में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात लोहे की वस्तु चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ से। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता के बारे में हम लोगों ने खूब अध्ययन किया, एक बार और देख लें। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, चुंबकीय ध्रुवों की आकर्षण सामर्थ्य को ध्रुव प्रबलता कहते हैं, मतलब उनकी कितनी शक्ति है, मतलब उनकी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव प्रबलता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं। चलो इसे QM या स्मॉल m के द्वारा व्यक्त करते हैं। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +m मानी जाती है और दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता -m से जानते हैं हम लोग। प्रभावकारी लंबाई क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के मध्य की दूरी को प्रभावकारी लंबाई होती कहते हैं। और ये प्रभावकारी लंबाई की वास्तविक लंबाई की 5/6 गुणी होती है। ये चीजें अपने चाहिए, खूब पढ़ा हम लोग। आगे बात करें चुंबकीय आघूर्ण की, लोगों ने खूब अभी निकाला थोड़ी देर पहले, कितना होता है क्या नहीं होता। अब आपको रिवीजन के तौर पे ध्यान रखना है। क्षण चुंबक के ध्रुव प्रबलता प्रभावकारी लंबाई गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका SI मात्रक क्या होता है, आगे हम लोग देखें इसके अंदर। तो SI मात्रक क्या होगा, वीमा, वीमा हम लोग निकाल लेंगे, SI मात्रक निकला तो वीमा भी निकल जाएगी यहाँ से। यदि ये एक सदिश राशि है, दूसरी बात इसकी दिशा सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। चुंबक को काटने पर ध्रुव प्रबलता के पर प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर मैं उसको अगर कहाँ से काटूं, लंबवत काटने पर, बताओ क्या होगा, वो आधी हो जाएगी। और उसके अनुदिश काटने पर भी क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और खूब लंबा चौड़ा डिटेल के साथ हम लोगों ने बात की। चलो इसके बाद हम लोग बात करें समरूप चुंबक के क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल व बल आघूर्ण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का याद होना चाहिए आप लोगों को। चलो माना समरूप चुंबक के क्षेत्र में, क्षेत्र बी में, माना समरूप चुंबक के क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र
समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एक छड़ चुंबक थीटा कोण पर स्थित है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कि सर कैपिटल एम बराबर, हम लोग ये जानते हैं, देखो यहाँ से क्यू एम लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है एम, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू एल। तो कोई दिक्कत नहीं हो, जैसा आपकी मर्जी वैसे आप लोग रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। चलो, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है बताओ, कि ये एक चुंबक ऐसा है, ठीक है, ये छड़ चुंबक है, इसका नीचे का सिरा एस है, ऊपर का सिरा क्या है एन, और ये बताओ इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी स्मॉल है ना, और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, कितना कोण पर लिखा हुआ है, थीटा कोण पर। और आपको पता है अगर इसके सामने का निकालना चाहूँ, मेरे पास ये क्या है बताओ, ये कर्ण दिया गया है, ये क्या दिया गया कर्ण, अगर मैं इसे लंब डालूं तो कर्ण, कर्ण दिया गया है मुझे, थीटा दिया गया है, तो बताओ इसके सामने मतलब कर्ण मतलब सॉरी लंब का मान क्या होगा, आप लोगों को पता है कर्ण दिया गया, लंब पूछा है, तो कर्ण और लंब के अंदर साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, मुझे लंब चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा को मुझे किससे गुणा करना है, कर्ण के साथ मुझे गुणा करना है, ठीक है। त्रिगोनोमेट्री में लोगों ने खूब पढ़ा है, हम लोग जानते हैं। चलो यहाँ से, तो एल बराबर के का मान वो स्मॉल एल है, तो स्मॉल एल इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया, ये हम लोग देख चुके। चलो, चुंबकीय क्षेत्र दोनों ध्रुवों पर बल लगाएंगे, प्रत्येक ध्रुव पर बल एफ बराबर क्या होगा एम बी होगा, ठीक है, क्यू एम बी। यदि दोनों बल परिपथ में समान व विपरीत है तो परिणामी बल एफ बराबर क्यू एम माइनस क्यू एम बी बराबर 0 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है समान बल लग रहा है, क्या लग रहा है समान बल लग रहा है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएंगे दोनों घट जाएंगे, ठीक है। इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, अतः चुंबक पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, ये आपको पता होना। इसके बाद देखो बल आघूर्ण क्या है, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बलाघूर्ण कहते हैं। और यहाँ से देख लो बल कितना है एम बी, कैपिटल एम इंटू बी, एच क्यू सोचो एम सोचो, एक ही बात है ना, आपको चिंता ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। और इनके मध्य की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है एल साइन थीटा, तो हम लोगों ने निकाली। और जैसे मैं इन सबको रखूंगा ऐसे, तो इसको देखो यहाँ से अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल एम है पूरा का पूरा, और इसको मैं क्यू एम, ठीक है, गुणा एल, या फिर जब बात करें एम इंटू एल, किसके बराबर होता है कैपिटल एम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कैपिटल एम के बराबर। तो एम और ये बी इसका है इसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी साइन थीटा, और जिसको अगर मैं साइन थीटा होता है तो उसमें क्या लगता है क्रॉस लगता है, इसलिए यहाँ का सदिश रूप क्या होगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जैसे ही मैं क्रॉस को हटाता हूँ मेरे पास क्या लगता है यहाँ से साइन थीटा आता है। चलो हम लोग इसमें आगे बढ़े। इसके बाद समरूप चुंबकीय छड़ चुंबक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना। ये तो हम लोगों ने बलागुण निकाला, और बलागुण क्या हो गया कैपिटल एम गुणा कैपिटल बी साइन थीटा, ठीक है। और हम लोग इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं, तो आगे बताओ क्या है यहाँ से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, और आपको पता है किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित होता है। इसका मतलब अगर मैं कार्य ज्ञात कर लूं तो ऊर्जा ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखो यहाँ से छड़ चुंबक के अंदर छड़ चुंबक की सहायता से चुंबक है इधर इस एम, और ये माइनस एम और प्लस एम स्मॉल है, बीच में कोण थीटा है, और इधर क्या है चुंबकीय क्षेत्र बी है। चलो इसमें देखें तो बहुत आसान चीजें ऐसे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में एक छड़ चुंबक रखा गया है, ठीक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम वेक्टर है, और एम व बी के मध्य कोण कितना है थीटा है। छड़ चुंबक पर बलाघूर्ण हम लोग जानते हैं थोड़ी देर पहले, बलाघूर्ण क्या होता है टो बराबर एम बी साइन थीटा। छड़ चुंबक को थीटा कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य, अगर इसको थीटा कोण घुमा दे तो कार्य क्या होता है बल गुणा विस्थापन, अरे क्या होता है बल गुणा विस्थापन, और यहाँ बल कौन लगा रहा है बलागुण के रूप में है, तो बल गुणा क्या लिख दिया मैंने विस्थापन लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। और यहाँ से बल का मतलब किससे है बल आघूर्ण से है, किससे है
बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण कितना टो, और विस्थापन कितना कर रहे हैं हम लोग डी थीटा कर रहे हैं, इसलिए टोटल में आएगा थीटा, तो टो इंटू डी थीटा के रूप में हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका कार्य आ जाएगा, और ये थोड़ा ही कार्य है, कितना है, थोड़ा सा कार्य थीटा डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए। चलो, अगर छड़ चुंबक को थीटा 1 से घुमाया, और यहाँ से अगर मैं बात करूं टो का मान रखेंगे हम लोग, तो डी थीटा बराबर टो, और टो का मान कितना है, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम बी साइन थीटा, और क्या हो जाएगा डी थीटा। चलो मैं इसका डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको कहाँ से घुमाऊं, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, चलो यहाँ से देखो आप लोग। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, कुल कार्य की बात कर रहे हैं हम लोग, थीटा 1 से कहाँ घुमा रहे हैं, थीटा 2 तक, ठीक है, और यहाँ से जो भी डी डब्ल्यू उसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर। तो संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के हम लोग क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलो, कोई भी चीज अगर हम लोग छोटी चीज से अगर पूरा निकालने में, छोटी से अगर बड़े के ऊपर जा रहे हैं, उसका योग करना है, तो योग और जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का उपयोग हम लोग करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से, डी थीटा का मान हम लोग देखें, सॉरी डी डब्ल्यू का मान, तो छोटा सा कार्य बताओ कितना, थीटा 1 से थीटा 2 तक करना अपने को, और यहाँ से देखो, यहाँ से डी डब्ल्यू का मान कैपिटल एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो कैपिटल एम बी साइन थीटा, और बाद में कितना है डी थीटा। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो तुम्हारे को पता है, यहाँ से कैपिटल एम और कैपिटल बी दोनों के दोनों क्या है, यहाँ से दोनों के दोनों बताओ क्या है, यहाँ से दोनों की दोनों कांस्टेंट राशि है, तो बाहर आ जाएगी, तो एम और बी अचर राशि है, इसका समाकलन होगा नहीं। तो बताओ यहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 तक केवल और केवल किसका करना है, साइन थीटा का मुझे समाकलन करना है, और आपको पता होगा साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है, तो कैपिटल एम बी, और जैसे ही मैं समाकलन करूंगा आपको पता होगा साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, माइनस का कोस थीटा। तो ये चीजें में आपको पता होनी चाहिए, प्लस सी, तो यहाँ से लिमिट लग रही है इसलिए मुझे सी लिखने की कोई जरूरत नहीं, निश्चित समाकलन है इसलिए। चलो, माइनस कोस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 तक, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं ऊपरी सीमा रखेंगे, बाद में हम लोग किसको लिखेंगे, निम्न सीमा को हम लोग इसमें रखेंगे। चलो देखो, तो मैं इधर कर देता हूँ अपनी सुविधा के लिए। देखो यहाँ से अगर मैं रखूं तो कैपिटल एम बी, पहले माइनस कोस थीटा 2 रख दिया, बीच में माइनस है, और एक माइनस घटाते समय लगाते हैं हम लोग, और एक माइनस इसका है, ये माइनस क्या होगा कोस थीटा, और बाद में क्या रखेंगे हम 1 रख, ठीक है, रख दिया, और रखने के बाद बताओ क्या मिला यहाँ से, W बराबर एम बी बाहर पड़ा है, ये एम बी लिख दिया मैंने बाहर, ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस कोस थीटा 2, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और मैं प्लस क्या कर दूंगा कोस थीटा 1, और जैसे ही हुआ तो यहाँ से W बराबर कैपिटल एम बी, तो कोस थीटा प्लस का तो मैंने आगे लिख दिया कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 माइनस का, इसलिए मैंने क्या कर दिया पीछे रख दिया, और यही मेरे प्रश्न का क्या है, यहाँ से कार्य निकला। चलो हम लोग बात करें इसके अंदर, तो ये चीज आपके पास कार्य के रूप में निकल कर जो आपको अच्छी प्रकार दिखाई दे रही होगी। आगे हम लोग बात करें इसके अंदर, यदि मान लो थीटा 1 का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा 1 का मान कितना हो 90, तो शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में थीटा 2 को हम लोग क्या मान ले, केवल और केवल थीटा मान ले, तो उस समय क्या होगा, देखो यहाँ से थीटा 1 का मान 90 डिग्री, और थीटा 2 को हम लोग थीटा रखें, देखो थीटा 1 का जगह तो हम लोग 90 डिग्री रख दें, और थीटा 2 की जगह हम लोग क्या रख दें, थीटा रखें। क्यों रखेंगे, ये भी कारण पता होना चाहिए, शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में, इसकी स्थिति में शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं। चलो देखो
मान रखूं तो W बराबर कैपिटल M का कैपिटल M, B का B, थीटा 1 की जगह तो कोस थीटा, तो इसकी जगह क्या रख दिया मैंने 90 डिग्री, माइनस कोस थीटा 2, और थीटा 2 की जगह क्या रख दिया केवल और केवल थीटा रख दिया। तो W बराबर कैपिटल M B और कोस 90 का मान हम सब लोगों को पता है कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान क्या होता है 0 माइनस कोस थीटा, ठीक है ये कर दिया। और जैसे 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो W बराबर क्या आ गया माइनस बी माइनस एम बी कोस थीटा के रूप में अपने पास क्या हुआ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है माइनस बी कोस थीटा, ठीक है एम बी कोस थीटा। ये कार्य क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और यही क्या होगा कार्य क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित होता है। और हम लोग जानते हैं U बराबर किसके होता है डब्ल्यू, मतलब किया गया कार्य क्या होता है ऊर्जा होती है, इसलिए U बराबर माइनस एम बी कोस थीटा, U बराबर माइनस एम बी कोस को हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो कोस की जगह क्या लगेगा डॉट लग जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़े, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हम लोग बात कर ले। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है सब लोगों को पता है। चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है बताती है, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ से कि चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखा वास्तव में नहीं है, केवल मानी जाती भाई रेखाएं से मतलब इससे इधर निकल के यहाँ पर जा रही है। चलो पहले गुणों की हम लोग बात कर, ये रेखाएं क्षण चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो देखो ये क्षण चुंबक है, थोड़ा जूम कर लूं मैं इसको ताकि आपको भी आसानी से दिखाई दे सके। देखो ये एक क्षण चुंबक है और ये क्षण चुंबक है, तो क्षण चुंबक के अंदर क्षण चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव है, मतलब अगर ये उत्तर से निकलेगी और कहाँ प्रवेश होगी दक्षिण में प्रवेश होगी। इस बात का ध्यान आप रखना, पता होना चाहिए लोगों को। भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती है और दक्षिण में प्रवेश करती है, और ये कहाँ है केवल और केवल चुंबक के बाहर की बात हो रही, ठीक है। और चुंबक के अंदर की हम लोग बात करें तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर क्या होती है वो जाती है, ये अपने को पता होगा। चलो यह बंद वक्र बनाती है, कौन सा वक्र बनाएगी ये बंद वक्र बनाएगी, मतलब इनका वक्र रूप सतत रहेगा। कहने का मतलब इधर से निकलेगी यहाँ जाएगी, इधर से जैसे टूट के नहीं जाएगी, कहने का मतलब ये सतत होती है, आपको पता चली गया। इन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मान लो यहाँ पर अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये भी आप लोग जानते हैं। यह एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो कि ऐसा संभव, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, जवाब क्या देना आपको कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएगी और ऐसा संभव। इसके बाद जहां ये रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कम होगा। ये चीज हम लोगों ने देख ली, पहले कहाँ देखी देखो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है प्रबलता अधिक होती है और मध्य में क्या होती है कम होती है। कारण यही है क्योंकि ध्रुवों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है अधिक होती है और बीच में क्या होती है कम होती है। अब देखो यहाँ क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। क्षण चुंबक व धारावाही परिनालिका में निम्न समानताएं हैं, तो क्या क्या समानताएं छोटे क्षण चुंबक की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम्पियर आर स्क्वायर। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है खूब लंबा चौड़े रूप से परिनालिका के अंदर, ठीक है 2m/r का क्यूब तथा
यू आकार के मोड़ने पर किया था ना हम लोगों ने, वहां से यू आकार में मोड़ दिया, तो वहां से हम लोग इसको देख लेंगे। चलो, नहीं सॉरी, ये अलग चीज है ना, यहाँ से हम लोग अलग, आगे ध्यान दो। तथा छोटी परिनालिका परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की छड़ चुंबक के समान होती है, ये भी आप लोग देख लें। चलो, छड़ चुंबक व धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न समान होता है। छड़ चुंबक में और परिनालिका में, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होता है, सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। छड़ चुंबक व धारावाही परिनालिका दोनों को धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएंगे। अपने को केवल और केवल ये पता रहता है कि हम लोग छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। तो यही सच किस तरह परिनालिका के साथ भी होती है। अगर मान लो यहाँ से धारावाही परिनालिका को अगर हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं तो वो भी किस में ठहरेगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगी, ठहरती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि छड़ चुंबक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम, चुंबकत्व संबंधित गाउस का नियम, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है, मान में होता है। मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये है बंद समाकलन बी वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। देखो क्वेश्चन है यहाँ, यदि चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है तो चुंबक संबंधित गाउस का नियम क्या होगा। अब देखो यहाँ से, निर्वात में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का मान निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता तथा पृष्ठ से परिबद्ध ध्रुव प्रबलता के योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये नियम आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए गाउस का नियम है, चुंबकत्व के लिए एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है तो जब की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। चुंबकन तीव्रता, पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता के रूप में हम लोग कहते हैं। इसका आई बराबर प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन, मतलब एकांक आयतन में, पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को, मतलब कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आई बराबर कैपिटल एम बटा क्या होता है, इसका सूत्र वी होता है। और वी बराबर, यहाँ पर वेग नहीं है, यहाँ पर वी बराबर क्या है, आयतन है। चलो एस आई मात्र क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर, वीमा L1, ठीक है, सॉरी L-1 और A1 होगी। यह बद्ध धाराओं से उत्पन्न होती है, यह सदिश राशि है और दिशा S से N होती है। ध्यान रखना, चुंबकन क्षेत्र की इनकी दिशा क्या होती है, इनकी S से N की तरफ होती है। चुंबकन क्षेत्र जिसे हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, H के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। किसके लिए रखा जाए, चुंबकन के लिए रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो निर्वात में, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है तो चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और देखो यहाँ से निर्वात के लिए H बराबर बी नॉट और क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट होगा। और यही माध्यम की हम लोग बात करें तो माध्यम के लिए बी नॉट तो होगा ही सही, और नीचे ये क्या है, यहाँ से म्यू रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद परिनालिका के लिए निर्वात में तो H बराबर क्या हो जाएगा, एन आई के रूप में हम लोग जानते हैं। ये एक सदिश राशि है, कौन, चुंबकन क्षेत्र। ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है, विमा सेम होती है जो चुंबकन तीव्रता की, इसकी उपस्थिति मुक्त धाराओं से होती है, कि सॉरी इसकी उत्पत्ति मुक्त धाराओं से होती है, ठीक है। और चुंबकन क्षेत्र की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, वो बंद धाराओं से होती है। ये आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखें, ठीक है। चुंबकन तीव्रता की जो उत्पत्ति होगी वो बंद धाराओं से होगी, और चुंबकन क्षेत्र की जो उत्पत्ति है वो किससे होगी, वो होगी मुक्त धाराओं से। चलो लो आगे बढ़े हम लोग। तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई,
ठीक है, काई एम। पदार्थ में चुंबकन तीव्रता व आरोपित चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये ध्यान रखना, चुंबकन क्षेत्र आई, ठीक है, और चुंबकन क्षेत्र एच और चुंबकन तीव्रता कौन, आई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से चुंबकीय प्रवृत्ति काई के रूप में हम लोग जानते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, मात्रकहीन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान पॉजिटिव होता है, ठीक है, काई का मान। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए भी पॉजिटिव, और प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रति चुंबकीय के लिए ही माइनस होगा, लोहे और अनुचुंबकीय दोनों के लिए काई का मान क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा। देखो चुंबकन पारगम्यता से हम लोग क्या कहते हैं, म्यू के द्वारा दे सकते हैं। किसी माध्यम में किसी चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को उस माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखो इसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। निर्वात के लिए किस लिखेंगे, म्यू नोट लिख देंगे हम लोग, चुंबकीय पारगम्यता। माध्यम की चुंबकशीलता म्यू व निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता हम लोग कहते हैं। म्यू आर बराबर आपेक्षिक चुंबकशीलता बटा म्यू अपॉन म्यू नोट। चलो, विभिन्न प्रकार की चुंबकीय राशियों में संबंध, ये भी अपनों को पता होना चाहिए। एक परिनालिका के अंदर क्रोड के रूप में चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है, तब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्रोड में दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक परिनालिका में प्रवाहित मुक्त धाराओं के कारण, दूसरा क्रोड के चुंबकन के कारण पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो यहाँ से, अब देखो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग बात करें तो ये छोटा सा डेरिवेशन संबंध के रूप में आपको याद होना चाहिए। कैसे, अब देखो B बराबर B, ये होगा चुंबकन के लिए, चुंबकन, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, बी नोट। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो B बराबर म्यू नोट आई प्लस म्यू नोट एच की हम लोग बात करें। अब बताओ दोनों में कितना कॉमन है। अब मैं B की बात करूं तो B का सूत्र क्या होता है, म्यू टू एच बराबर, दोनों में हम लोग म्यू नोट को कॉमन लेते हैं, तो आई प्लस क्या बच गया, एच बचा। हम लोग यहाँ से बात करें तो देखो यहाँ से एच और दोनों में हम लोग एच कॉमन ले लें ऊपर से, तो म्यू एच इधर पड़ा है बराबर, अगर एच कॉमन लेता हूँ तो आई में एच नहीं है, तो इसका मतलब एच का क्या लगेगा, भाग लगेगा, और जैसे ही एच का भाग लगेगा तो आई बटे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है, और प्लस और एच एच बाहर आ गया तो क्या बचा, एक बचा। अब देखो यहाँ से एच एच गया, ठीक है, इधर क्या बच गया, म्यू नोट बराबर म्यू नोट, सॉरी म्यू बराबर, ये म्यू नोट नहीं, केवल केवल क्या है, म्यू एच है, ठीक है, म्यू बराबर, अब क्या बच गया यहाँ से, म्यू नोट बचा, और इधर देखो आई बटा एच को हम लोग सबसे क्या देखे थे, काई एम के द्वारा, किसके द्वारा, काई के द्वारा दर्शाएंगे, और बीच में क्या है यहाँ से प्लस का एक आ जाए, ठीक है। तो ये आपको, और मैं अगर इधर भाग दूं तो म्यू बटे म्यू नोट बराबर काई एम प्लस काई एम बटे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और म्यू अपॉन म्यू नोट चुंबक के क्या हो जाए, चुंबकन पारगम्यता के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ से बताओ सीधा सीधा सूत्र क्या मिला, म्यू आर बराबर काई एम प्लस एक, यही क्या है यहाँ से संबंध हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ से बात करें पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, इनको सीधी सीधी आपको याद करना है। अब देखो पहले अनुचुंबकीय होता है एक पदार्थ, लोहे चुंबकीय होता है, और प्रतिचुंबकीय। अब देखो यहाँ से अनुचुंबकीय पदार्थ पहला हम बात करें, वे पदार्थ जो चुंबकन क्षेत्र में दुर्बल आकर्षित होते हैं, मतलब क्या होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं आकर्षण करने में, चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से O2 है आदि है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रखने पर ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करेंगे बोलो,
अनुचुंबकीय पदार्थ करेंगे कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, ये गति करते हैं। चलो आगे बात करें हम लोग यहाँ से। तो अगला देखो, अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल आकर्षित होने के कारण गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। दूसरी बात, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कॉपर है, जिंक है, एजी है, एसबीआई है, बीआई है, एचजी है, परकरी कहते हैं, ओरम है, H2O है, N2 है, H2 है, हवा है, आदि है। ये सभी क्या करते हैं, क्या होते हैं, चुंबक के पास आने से भागते हैं दूर। असमान चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रखने पर ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबक की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने के गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद करनी है सीधी सीधी, और हम लोगों ने पढ़ा था उसमें खूब डिटेल से इनको पढ़ा, कई बार इनको हम लोगों ने लिखा, याद भी किया, टेस्टों भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र से प्रबल आकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक से क्या होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Fe, Ni और CO। ठीक है, फेरस, निकल और कोबाल्ट। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन पदार्थों को रखने पर ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल आकर्षित होने के कारण होने के गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। ये भी आपको याद करना है। अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या ये आप देखें। अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं या अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के चक्रण होने से प्रत्येक परमाणु या अणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और प्रत्येक परमाणु एक छोटे छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ताप के कारण ये सभी परमाणु चुंबक अनियमित व्यवस्थित होते हैं, जिनके संपूर्ण पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो सभी परमाणु चुंबकों पर बल आघूर्ण लगेगा, जिससे सभी परमाणु चुंबक क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं तथा पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण ग्रहण कर लेता है। ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से, जैसे मैंने के चुंबकीय क्षेत्र लगाया, मैंने पहले ही इनके ऐसे पढ़े हैं, बिखरे हुए पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो गया, इनकी ये संरेखित हो गए, मतलब एक ही दिशा में क्या हो गए, ये संरेखित अपने पास हो गए। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, तो प्रतिचुंबक की व्याख्या कैसे करेंगे। प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके अणुओं तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। ठीक है, युग्म के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है, जिससे युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जिससे पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आप लोग, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुछ असमान युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके ऊपर बल अंदर लग रहा है, इसके ऊपर बल क्या लग रहा है, बाहर लग रहा है। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इधर का इधर और उसका उधर की साइड, दोनों विपरीत हो गए और परिणाम बल क्या हो गया, यहाँ से शून्य अपने पास हो गए। चलो, जब पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चक्रण करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल लगता है और दोनों इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की दिशा विपरीत होती है। बताया, बल की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। और एक इलेक्ट्रॉन पर बल नाभिक की ओर, जबकि दूसरे पर बल नाभिक के विपरीत दिशा की ओर लगता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन की गति तेज हो जाती है जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में वृद्धि तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में कमी हो जाती है, जिससे परमाणु में विचुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। आगे देखो, इसकी दिशा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होने के कारण प्रतिचुंबकीय पदार्थों
पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। चलो, लोह चुंबकत्व की व्याख्या। लोह चुंबकीय पदार्थों में प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है खुद का। लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभाव क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक डोमेन में परिणामी चुंबकन होता है और एक डोमेन एक दूसरे डोमेन तक जाने तक चुंबकन यादृच्छिक रूप से बदलता है। इस कारण लोह चुंबकीय पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता। जब पदार्थ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं और वे आकार में बढ़ जाते हैं, जबकि अन्य दिशाओं वाले डोमेन आकार में घट जाते हैं। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर डोमेन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तो सभी डोमेन घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण को मान में वृद्धि हो जाती है और इस स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर डोमेन अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आते, अतः पदार्थों के स्थायी चुंबकन हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र को बाद में हटाएंगे तो इनका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता है, सेम टू सेम बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये चुंबकीय आघूर्ण क्या है, जीरो, क्योंकि ये इस दिशा में इस दिशा तो कुल मिला के पूरा क्या है, यहाँ से जीरो है, आधे इधर आधे इधर, तो इसका जीरो हो गया, ऊपर और नीचे तो ये भी क्या हो गया, जीरो। अब देखो यहाँ से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखेंगे तो कुछ डोमेन एक दिशा में बदल जाएंगे और बाकी जैसे तो अस्थायी चुंबक बना रहेगा, और जैसे में इसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएंगे, सभी एक दिशा में क्या हो जाएंगे, ये संरेखित हो जाएंगे, जिससे हम लोग स्थायी चुंबक के नाम के जानते हैं। चलो आगे देखें, प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबक केंद्र काई का मान। देखो प्रति चुंबकीय -1 के बराबर या उससे ज्यादा और 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और इसकी प्रकार काई के मान की हम लोग बात करें तो यहाँ से म्यू आर, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता वो 1 से छोटी वह 0 के बराबर है, 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। और इस प्रकार से सभी हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर 0 से बड़ा और यहाँ से इससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग इस सारणी को आसानी से याद कर लें। चलो आगे बढ़े, तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से आपको पता चलेगा। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहना तर्कपूर्ण सही है। क्वेश्चन क्या है अपना, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहना तर्कपूर्ण है क्या? तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, जबकि बल रेखाएं बल की दिशा को दर्शाती है, तो ये कहना उचित एवं पूर्ण। चलो इसके बाद उदासीन बिंदु, आपको पता होगा चुंबक के दोनों ओर वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान समान तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, जिसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आपको उदासीन बिंदु की परिभाषा भी याद रखनी। क्या होता है उदासीन बिंदु, दोबारा से देख लो, चुंबक के दोनों ओर के बिंदु, वे बिंदु जहाँ चुंबक के दोनों ओर के वे बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान समान तथा एक दूसरे क्या होता है, विपरीत हो जाता है दिशा में, तो वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, जिसे हम लोग उदासीन बिंदु के नाम से जानेंगे। इकाई ध्रुव एकल ध्रुव के बारे में हम लोगों ने देख तो एक बार पढ़ लें हम लोग। तो यहाँ से एक इकाई ध्रुव है, तो ये माना r दूरी पर है, P बिंदु पर स्थित है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग P बिंदु पर परीक्षण प्रबलता रखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र हम जैसे ही लगाएंगे यहाँ से म्यू m1 m0 रखें यहाँ से, तो B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें हम लोग, तो B बराबर F अपन क्या हो जाएगा, m0 के रूप में हम लोग जान लेंगे। चलो ठीक है,
तो यहाँ से देखो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर क्या मिला, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M बटा R का स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह भाग जहाँ तक उसका प्रभाव पाया जाता है। मतलब चुंबक का प्रभाव जिस क्षेत्र में पाया जाता है या जहाँ किसी अन्य चुंबक को रखने पर उससे आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। चलो, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकन किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव प्रबलता द्वारा अनुभव किए गए बल को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो जो बल अनुभव करता है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो बी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन एम नोट, ये आपको याद रखना है। जो भी है इसका मात्रक वगैरह आपको याद रख लेना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी ली। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोगों ने आसानी से खूब चर्चा की। तो अगर इम्पोर्टेंट चीज होगा तो यहाँ से इसमें एक टॉपिक है जो आपको देख लेना चाहिए, भू चुंबकत्व। और भू चुंबकत्व का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले पृथ्वी के, ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए पूरा का पूरा टॉपिक, तो अच्छा चीज है, अच्छा टॉपिक है। चलो, आपकी जानकारी में होना चाहिए नॉलेज के रूप में। भू चुंबकत्व क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को, पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को ही भू चुंबकत्व या पार्थिक चुंबकत्व कहते हैं। दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, पार्थिक चुंबकत्व और भू चुंबकत्व दोनों एक ही बात है। पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को ही भू चुंबकत्व या पार्थिक चुंबकत्व कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है वही क्या होगा, भू चुंबकत्व होगा। जबकि किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। और यह तभी संभव है जब पृथ्वी एक चुंबक की क्या करे, भांति व्यवहार करे। अगर कोई चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं और अगर वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रही है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी में भी क्या है, चुंबक का गुण पाया जाता है। और आपको याद रखना है, जिस दिशा को हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं उधर पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण ध्रुव होता है, और जिस दिशा को हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं, तो दक्षिण दिशा कहते हैं, उस तरफ पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। लोग इस क्यों कहेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलकर एस में प्रवेश करती है। इसका मतलब जिधर दक्षिण ध्रुव होगा उधर क्या होगी, एन मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी। इसलिए चुंबक मतलब उत्तर दिशा की ओर पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है, और दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। चलो आगे हम देखें, तो जब किसी, ये आपको याद रखने की बातें सारी की सारी, जब किसी नरम लोहे की छड़ को पृथ्वी में उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता है, पृथ्वी के अंदर हम लोग गाड़ दें, ठीक है, तो गाड़ने के बाद तो कुछ दिनों के पश्चात उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर हम लोग किसी लोहे मतलब नरम लोहे की क्रोड को गाड़ दें, उसमें कुछ दिनों के बाद क्या जाता है, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है तो दो स्थानों पर उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। और पृथ्वी में चुंबकीय गुण का दूसरा पता कैसे लगाते हैं हम लोग, पता है कि उदासीन बिंदु है दोनों तरफ। और उदासीन बिंदु का मतलब क्या होगा कि दोनों चीज अगर समान है, मतलब इधर से भी कोई समान बल लग रहा है और इधर से भी कोई समान बल लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर परिणाम बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। और परिणाम बल शून्य हुआ तो वहां क्या होगा, उदासीन बिंदु। चलो, भू चुंबकत्व के कारण पृथ्वी में जो चुंबकत्व किसके कारण है, तो देखो हम लोग देखें यहाँ से, तो इसमें भू चुंबकत्व के कारण हम लोग देखें। भू चुंबकत्व के कारणों में सबसे पहले देखो, नंबर 1 एल मक्स, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक एल के अनुसार पृथ्वी में बहुत सी धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती। एल क्या कहता है, एल क्या कहता है, एल सर क्या कहता है कि इसके अनुसार पृथ्वी में बहुत सी धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती, ठीक है, जिसमें से मुख्यतः लोहा, निकिल और कोबाल्ट है। लोहा, निकिल और कोबाल्ट यह एक अर्धद्रव क्रोड का निर्माण करते हैं। और यह अर्धद्रव क्रोड एक स्व उत्तेजित जनित्र की तरह व्यवहार करता है और पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण संवहन धाराएं क्या करता है, ये
उत्पन्न होती है, हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय गुण आ जाता है। तो ये चीज भी आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग याद रख लेनी है। ठीक है, आगे देखो, सूर्य या अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा की विकिरणें वायुमंडल में प्रवेश करके उसमें उपस्थित गैसों को आयनित कर देती है। क्या है? सूर्य या अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा की विकिरणें वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में गैसों के कणों को क्या कर देती है? वो आयनित कर देती है। और तथा पृथ्वी का अपनी एक्स पर परित घूर्णन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलो इसके बाद नंबर तीसरा क्या कारण है? भू भूमध्य रेखा से उठने वाली गर्म हवाएं। भूमध्य रेखा से उठने वाली गर्म हवाएं ध्रुवों पर पहुंचती पहुंचती विद्युत में हो जाती है। ध्रुव पर पहुंच के क्या हो जाएगी? विद्युत में हो जाएगी। और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे धात्विक कणों के द्वारा इस आवेश को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, और जिससे इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो कहने का मतलब भूमध्य रेखा से उठने वाली गर्म हवाएं आती है ना, तो गर्म है ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते क्या विद्युत में हो जाती है। ठीक है, कुछ चलेगा, ठीक है, कुछ आवेश चलेगा तो उसके रगड़न घर्षण से क्या हो जाता है? आवेश पैदा होगा, और आवेश पैदा होने से विद्युत में हो जाएगी। और विद्युत में सतह पर उपस्थित छोटे छोटे धात्विक कणों से जब वो द्वारा इस आवेश को छोटे छोटे कण आवेश को ग्रहण कर लेंगे, और आवेश को जैसे ही ग्रहण का आपको पता है कि जहाँ विद्युत क्षेत्र मतलब किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबक उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबक पैदा हो जाता है। मतलब जहां पर आवेश होगा, इसका मतलब आवेश अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या करता है? दोनों पैदा करता है। चलो लास्ट हम लोग बात करें क्यूरी का नियम। ठीक है, ये भी आपको बात कर लेना चाहिए। अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ अपने कोर्स में है, तो और प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी अपने कोर्स में, तो क्यूरी का नियम भी आपको याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता का मान चुंबकीय क्षेत्र बी नोट के समानुपाती तथा परम ताप के व्युत्क्रमवादी होता है। कहने का मतलब ये है कि चुंबकन अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता आई का मान, क्यूरी ने क्या कहा अपने नियम में कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता आई का मान चुंबकीय क्षेत्र बी नोट के समानुपाती तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और जहां ही मैं इसको हटाऊं समानुपाती के स्थिरांक को, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग क्यूरी नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी नियतांक। और बात है बी नोट बराबर हम लोग जानते हैं म्यू नोट अपन क्या होता है? एच होता है, जिसे मैं मान रखूंगा तो आई बराबर सी म्यू नोट एच बटे टी। ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जैसे मैं अगर एच को इधर ले आऊं तो आई बटे एच बराबर सी म्यू अपॉन टी। और आई बटा एच का मतलब किससे होता है? काई से। तो काई एम बराबर टी म्यू नोट अपॉन किसके रहा? टी के बराबर रहा। ठीक है, तो ये आपको। और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू नोट का मान क्या होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और जैसे मैं यहाँ एक रखूंगा तो काई एम बराबर क्या मिला यहाँ से? सी बटा टी के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। और सी का मतलब यहाँ प्रकाश की चाल से नहीं है, सी का मतलब किससे? क्यूरी नियतांक। चलो, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान उसके परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, यहां से मैं देखूं तो मतलब यहां से चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम का मान उसके परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो हो गया। जैसे हम लोग हटाएंगे तो क्यूरी नियतांक आएगा सी बटे टी रहेगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलो, क्यूरी ताप क्यूरी वाइस का नियम, और क्यूरी वाइस का नियम भी आपको याद कर लेना चाहिए। देखो क्या है क्यूरी वाइस का नियम? लोह चुंबकीय पदार्थों, वो तो किसके लिए? अनुचुंबकीय के लिए। और ये किसके लिए है? क्यूरी वाइस लोह चुंबकीय के लिए। लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान उसके परम ताप के तथा क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ से कि लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान जो है वो इसमें इनके परमताप तथा क्यूरी ताप के क्या होता है?
व्युत्क्रमानुपातिक होता है। और जैसे ही यहाँ हटाएंगे स्थिरांक तो काई m बराबर c बटा t माइनस टी, ठीक है, परम ताप माइनस क्यूरी ताप रहे। और देखो यहाँ से क्यूरी ताप क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यूरी ताप का मतलब टीसी से रहा, तो क्यूरी ताप क्या है, वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं, मतलब वह तापमान जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं उसे हम लोग किससे कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं। और लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान 1043 केल्विन होता है, कोबाल्ट के लिए 1394 केल्विन होता है, निकल के लिए 731 केल्विन के बराबर होता है, और गैडोलियम के लिए 317 केल्विन होता है। ये क्यूरी ताप भी आपको याद कर लेना चाहिए। क्यूरी ताप एक तो क्यूरी वाइस का नियम और एक किसका, क्यूरी का नियम आपको याद होना चाहिए। चलो हम लोगों ने आज 5वां चैप्टर जो अपने फिजिक्स के अंदर है 12th के अंदर, उसका हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया। और मुझे आशा है कि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ भी आ गया होगा। और नहीं आया है तो आप लोग इसको दोबारा से देखें। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर ले, व्हाट्सएप नंबर 9828843985, ठीक है। इन नंबरों के आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको मैं जो भी सारे नोट्स है फिजिक्स के वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप अपनी बोर्ड की एग्जाम तैयारी को और दृढ़ता के साथ कर सकते हैं और बोर्ड के अंदर अपने पूरे पूरे नंबर अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा मनोयोग के साथ। नहीं आए समझ में तो एक बार दोबारा से देखो, क्योंकि पूरा चैप्टर का रिवीजन है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने चाहिए थे या जो भी अपना इसमें टॉपिक है पूरा का पूरा मैंने बताया है, जो भी जहां से क्वेश्चन उठ के आएगा बनेगा क्वेश्चन, सारे टॉपिकों को हम लोगों ने इसमें समावेशित कर लिया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और नहीं करें तो कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी मोटिवेटेड करें कि वो भी इस वीडियो को देखें और अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी आप लोग आसानी से कर सकें। साथ ही उनको भी मोटिवेटेड करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आने वाले वीडियो है अपने वन शॉट है जो उनको भी प्राप्त हो सके और वो भी बोर्ड की एग्जाम तैयारी को बढ़िया तरीके से करें ताकि फिजिक्स में हम लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आपका पुनः धन्यवाद, पुनः थैंक यू सो मच।